अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसार राना। इलेक्शन स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये सिलसिला हमारा इलेक्शन तक चलेगा और इलेक्शन के बाद भी चलेगा, और इस प्रोग्राम में हम पूरे हफ्ते में होने वाले जो वाक़यात हैं, सियासी वाक़यात और उनके असरात, उन पर गुफ्तगू करेंगे और उनके पीछे जो असल खबर के पीछे मौजूद खबर है उस पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है और कौन लोग हैं जो मामलात को किस्म से लेके किस्म चले जाते हैं। वैसे तो पंजाब में जो धुंध है उसने अपना मुकम्मल तौर पे राज किया हुआ है, कब्ज़ा है उसका, लेकिन ऐसा लगता है कि जो सियासी मामलात हैं, जैसे इलेक्शन है, अहलियत है, इंतखाबी निशान है, नवाज शरीफ इमरान खान का फ्यूचर है, इन सब को भी ऐसा लगता है कि कोई एक धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है। और ऐसा क्या हो रहा है कि कोई चीज़ भी हमें वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रही। सब ऐसे लगता है कि जैसे टू बी कंटिन्यूड और अभी अगली किस्त में इसका कुछ पता चलेगा। आखिर ये हो क्या रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे मारूफ कानूनदान अज़हर सदीक साहब होंगे, और मुख्तलिफ इशूज़ पे हम एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मुख्तलिफ एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। अज़हर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हाल ठीक है, मेरा ख्याल है ये कोई इलेक्शन खेलने का प्रोग्राम बना लिया आपने। मैंने तुमसे पूछना, तुम मुझसे पूछ रहे हो। चले मजा आएगा। अच्छा, ये बताओ अज़हर कि ये जो सेनेट में करारदाद आई, सेनेट में करारदाद की भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। कहा यह जा रहा है कि तमाम सियासी जमातों को इस बात का पता था कि जुम्मे की नमाज के बाद इजलास चलेगा, लेकिन वो सब उठ के क्यों चले गए और एक एक बंदा अपना वहाँ क्यों बिठा के चले गए। और मैं अज़हर, करारदाद का प्रोसीजर क्या है कि भाई मिसाल के तौर पे कोई करारदाद सेनेट में आनी है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? अचानक आ जाती है या वो सेक्रेटरीट में जमा होती है, उस पर बात होती है कि ये पेश हो सकती है या नहीं? कोई एक सेनेट का एक प्रोसीजर तो होता है ना यार। चाहे आप सेनेट ले लें या नेशनल असेंबली ले लें, इनके रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। अपना कैसे चलाना है, अपना घर, अपनी रियाया कैसे चलानी है। जैसे हुकूमत की रियाया चलानी है तो सेनेट ने अपनी रियाया चलानी है। हुकूमत ने जब चलानी होती है अपना आपकी ब्यूरोक्रेसी ने, तो वो रूल्स ऑफ बिजनेस है। तो इस तरह इनके जो है ना, ये भी रूल्स हैं। अब रूल्स में प्रोसीजर दिया हुआ है, कानून कैसे पास होना है, अगर तहरीक अदम एतमाद आनी है तो वो कैसे प्रोसेस होना है, सदर को हटाना है कैसे। इसी तरह रेजोल्यूशन का भी एक प्रोसीजर है। ये क्या है? और हाँ, ये अच्छा मैं बता, और दूसरा एक बात यार बता दो, इस रेजोल्यूशन की हैसियत कोई नहीं, ना आईनी हैसियत है ना कानूनी हैसियत। नहीं, वो तो मुझे पता है, हैसियत कोई नहीं। मैं ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये आखिर क्या हो रहा है, क्या कौम को हर चीज में हमने और एक लाल बत्ती के पीछे, मिसाल के तौर पे सेनेट में करारदाद पेश होती है, उसका जितना मुझे इल्म है कि वो करारदाद कोई हवाई नहीं होती कि अचानक गिर पड़ती है, वो एक प्रोसीजर है जिसमें आती है। अच्छा, अगर वो प्रोसीजर में ये था कि जी ये करारदाद पेश होनी है, तो फिर नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के सारे सेनेटर्स जो हैं क्यों बाहर गए? और फिर ये कि करारदाद जो मंजूर हुई, किसी ने कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की कि भाई कोरम ही नहीं है तो ये करारदाद कैसे मंजूर हो सकती है? देखिए, ये बड़ी जबरदस्त बात आपने की है। अमूमन होता ये है कि जब हाउस ने चलना होता है तो इसका एक एजेंडा बनता है कि एजेंडा आज एजेंडा है, आज इस पे गुफ्तगू होनी है, तो वो तयशुदा होता है कि ये एजेंडा है, ये करारदाद आ गई है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं देनी हो तो उसका भी एक तरीका कर दिया हुआ है। पहली तो बात है ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं, करारदाद थी नहीं, नंबर 1। और जो आपने बात की है कि टाइमिंग सेट करें, एक दफा करारदाद पे वोटिंग कराएगी पहले, और दूसरी दफा करारदाद जब पास करवाएगी तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब अंदर आ चुके हुए थे, उन्होंने फिर शो कराई। तो एक तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर को अगर सामने रखकर देखे, ये एजेंडे का हिस्सा शो ही नहीं की, अगर शो की तो दिखाया नहीं गया। इसका मतलब है कि कहीं कोई पर्दादारी है भाई, पूरा प्लानिंग है ना। यानी अपना वो सांप छुपते भी नहीं, वो क्या है यार, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी देखा ना। ये तो तेरे से ज्यादा बेहतर पर्दा है कि चिलमन से लगा। हाँ देखो ना, यानी हर सियासी जमात के अंदर कुछ आपको पता है जादूगर होते हैं। हर सियासी जमात, मैं पाकिस्तान पीटीआई को भी नहीं, मैं इससे जो वजह है कि नहीं, लेकिन अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं, मेरा एक थीसिस है कि इसका तो बेनिफिशियरी पीटीआई खुद भी है, क्योंकि उनके कैंडिडेट्स जिस बुरी तरह से निकाल दिए गए, उन्हें भी नजर आ रहा है कि अगर उन्हें पार्टी का निशान नहीं मिला तो जो उनके रिजर्व सीट्स हैं वो भी नहीं मिलेंगी, तो पॉलिटिकल सिस्टम से तो आने वाले दिनों में आउट हो जाएंगे वो। देखिए, तो उनके भी मुफादात में यही इस पे देखें ना, आप दो तरह की बातें करते हैं। एक तो ये सियासी रंग है
कि सियासी रंग के तौर पर देखते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2 साल से जो हाल है जो तकलीफ़ें, दिक्कतें, परेशानियाँ वो देख रही हैं ना, वो इस हिजानी कैफियत से निकलना चाहती है। और इस हिजानी कैफियत से निकली जो कि इमरान खान साहब जब मैं गया हूँ कोई तकरीबन 26 मई को दोबारा मैं यूके जब गया हूँ, तो उससे पहले मेरी जो मुलाकातें रही हैं 17 मई से 26 मई के दौरान, इमरान खान साहब तो इलेक्शन ऑफिसर कराने के हक में थे और ये इलेक्शन को डिले किसी तरह, इसलिए दोनों असम्बलियाँ वक्त से पहले भी तहलील की गई। इमरान खान साहब खुद ये इलेक्शन चाहते हैं और चाहते हैं जितना जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, लेकिन अकरम साहब को लाइन जरा वो आपको अंदर की कहानी भी बता देंगे ना। जरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। भाई मैं ये पूछ रहा था कि सेनेट में एक करारदाद पेश होती है, ऐसे जैसे अचानक बारिश हो जाती है, तो मैं अभी मेरे साथ अजहर सदीक हैं, मैं उनसे पूछा था कि एक प्रोसीजर होता है ना कि वो करारदाद पेश करने का, पहले वो जमा होती है फिर उसका एक पूरा प्रोसीजर है। ये अचानक हुई, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी के तमाम सेनेटर्स बाहर चले गए, फिर ये करारदाद पेश हो गई, फिर दूसरी दफ़ा भी मंजूर हो गई। मैं ये कह रहा था बेनिफिशियरी देखा जाए तो पीटीआई भी है, क्योंकि इस सिस्टम इन इंतखाबात में तो उसे कुछ मिलता नजर नहीं आ रहा। नून लीग भी है जिसे पता है कि अगर हम अवाम में वोट लेने गए तो हमारे साथ बहुत बुरा हाल होगा, और जब पीपल्स पार्टी भी है जिसे पता है कि हम इंतखाब लड़ भी लें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप क्या समझते हैं ये क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ये सारी गेम कैसे हो रही है? कोई पीछे लोग बैठे हुए पर्दा नशीन जो चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो, और ये काजी साहब वर्सेस निगरान हुकूमत कोई मैच टाइप चीज है? राणा साहब, ये अचानक नहीं हुई। आप देख लीजिए कि आपको एक पूरा मेथड नजर आता है और ये आज का नहीं है। जब गुज़श्ता साल जनवरी में इलेक्शन का कॉल किए गए, यानी इलेक्शन के लिए 2 असम्बलियां तोड़ी गई, तो उन दोनों असम्बलियों के इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने थे। ठीक है। और उस वक्त जिन लोगों ने रुकावट डाली उसमें पीडीएम की सभी जमातें और उस वक्त की वफाकी हुकूमत थी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी, जिसमें हजरत मौलाना फजल रहमान मद्दज़ल्लाहु अली वो भी तशरीफ रखते थे। इन तीनों जमातों के सरबराहों ने यके बाद दीगरे प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, यके बाद दीगरे इस तरह के ऐलानात किए कि इलेक्शन नहीं होंगे। जब अदालत ने हुक्म दिया तो फिर अदालत के दरवाजे पर हुजूम किया गया, जिसको मरियम नवाज साहिबा ने जिसकी क़यादत की और हजरत मौलाना फजल रहमान ने उसकी अरेंजमेंट की, और वो खुद भी उसकी क़यादत करते हुए वहां तशरीफ ले गए। तो लिहाजा अदालत को जब भी इलेक्शन हुआ तो हमें ये पता है कि इलेक्शन के रास्ते में रुकावट डालने वाली कुव्वतें कौन सी हैं। अच्छा, ये क्यों डाल रहे हैं रुकावट? मैं जरा ना अपने नाज़रीन को जरा हबीब थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून, दूसरा नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और तीसरा नाम है जमीयत उलमा इस्लाम। जब ये तीनों जमातें हुकूमत में थी और खुद को ये दस्तूर के अलंबरदार भी कहते रहे हैं, इन तीनों जमातों ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन के रास्ते में और दस्तूर के रास्ते में रुकावट डाली। तो उसके बाद जितनी भी रुकावटें खड़ी हो रही हैं वो दरअसल इसी एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। अब चूंकि उस वक्त इन्होंने उस वक्त जब अवाम का रद्द-ए-अमल आया कि आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो अब इन्होंने अपने एजेंट नुमा लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, और उन एजेंटों में से कभी कोई सेनेट में चला जाता है, उन एजेंटों में से कभी कोई यका आपको आके बताता है कि इलेक्शन मुमकिन नहीं होंगे, कभी को बताता है कि इलेक्शन हो भी गए तो इससे मसाइल का हल नहीं होगा, इलेक्शन होंगे तो फलां को कुछ नहीं मिलेगा, फलां को ऐसे मिल जाएगा। देखिए, ये तमाम की तमाम चीजें दरअसल इस वजह से हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक बड़ी कुव्वत की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, और ये तमाम सियासी जमातें इसके खिलाफ इकट्ठी होकर भी इस काबिल नहीं हो पा रही कि इलेक्शन को जीत अभी मैं अकरम साहब एक सवाल में आपसे बारे में ऊपर से तो यही कहा जाता है कि हम इलेक्शन चाहते हैं, हम इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन इन्हीं में के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से इलेक्शन को डिले करने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अभी ज़हनी तौर पे आप समझते हैं कि इस इलेक्शन के लिए तैयार नहीं? उनको तो तमाम वसाइल भी मैसर हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड भी उनके लिए है, इदारे भी उनके साथ खड़े हैं, तो फिर क्या वजह है, क्या खौफ है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं? और मेरा सवाल फिर यही है कि क्या आप समझते हैं कि ये डिले नवाज शरीफ साहब के हक में है, या कुछ और पसे पर्दा जो कुव्वतें हैं वो चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो और जो ये सिस्टम चल रहा है यही चलता रहे, जो अमूमन सियासी जमातों में डिस्कस भी हो रहा है आजकल? पसे पर्दा कुव्वतों का नाम तो हम महज वज़ने बैत के तौर पे ले रहे हैं, जो सामने की कुव्वतें हम उनका नाम क्यों नहीं लेते? इलेक्शन के रास्ते में रुकावट क्या कौमी असम्बली नहीं बनी थी? सही। क्या कौमी असम्बली में बाकायदा तौर पर करारदादें पेश नहीं हुई थी?
ठीक। क्या इसहाक डार साहब उसमें इंस्ट्रूमेंटल नहीं थे? क्या शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन करवाने के रास्ते में रुकावट नहीं बने थे? क्या मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं थे? क्या जनाबे मौलाना फजल रहमान नहीं थे? देखिए, ये सब लोग इलेक्शन के मुखालिफ थे और फिर इलेक्शन को आखिरी दम तक इन्होंने आगे ले जाने की कोशिश की। यानी 2 दिन पहले असेंबली तोड़ दी ताकि जो 60 दिन का टाइम है वो 90 दिन का हो जाए। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो ये तो सामने के किरदार है, इसमें पसे पर्दा कोई किरदार मुझे नजर नहीं आता। तो लिहाजा जो सामने के किरदार है ये वही अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वही इलेक्शन से भाग रहे हैं, वही इलेक्शन से डर रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें इंस्ट्रूमेंटल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जगह जगह पे मुझे इस तरह के लोग मिलते हैं और मैं बिल्कुल यानी इत्तला की बुनियाद पे कह सकता हूँ आपको कि पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस पंजाब के अंदर लोगों को पुलिस पकड़ लेती है, कभी इस कॉन्टेक्स्ट में, कभी किसी दूसरे प्रीटेक्स्ट के ऊपर, और उसके बाद फिर वो उन्हें हल्के से उनके कान में कह दिया जाता है कि अच्छा मुस्लिम लीग नून के फलां शख्स को फोन कर लें आप अपने इलाके के, तो उसके बाद मसला हल हो जाएगा। ये काम तो लाहौर में भी हो रहा है, ये काम तो पूरे पंजाब में हो रहा है। तो लिहाजा इलेक्शन से अवाम के फैसले का खौफ किसको है? इसमें तो 2 और 2 4 की तरह ये बात वाज़ेह है। ठीक, बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब, बहुत शुक्रिया। अगर सपोज इंतखाबात आगे पीछे, वैसे तो मेरे चीफ जस्टिस साहब ने मुझे कहा है कि आपने ये अपनी बीवी से बात करनी है। पत्थर पे लकीर, पत्थर पे लकीर, लेकिन सेनेट बनाम पत्थर पे लकीर। हाँ, और उन्होंने कहा कि मेरी ये बात करनी है तो अपनी बेगम से करनी है, लेकिन तू तो भाई है अपना। लेकिन मैं तुझसे ये पूछता हूँ, नहीं, मैंने बेगम से बात की है वैसे। अच्छा, फिर क्या बात निकली? वो कहने लगी जस्टिस काजी फाजिया साहब की आपकी बेगम नहीं पूछती उनसे? मुझसे तो ये पूछ लिया उल्टे। अच्छा, नहीं, मैं आप आज किसी तकरीब में बैठे हुए थे, कोई ना अदालत में लगवा दिया, उन्होंने कहा मेरी बीवी ने कहा तुम सीधा नहीं बैठते। अच्छा, मुझे ये बताओ ये इंतखाबात अगर डिले होते हैं तो आईनी पोजीशन इस मुल्क की क्या बनती है? देखिए, मैं इसार बात करनी है सच, और मैं बड़ा क्लियर हूं कुछ चीजों के ऊपर। एक बात तो मैं आपके सामने रख दूं बड़ी वजाहत के साथ कि मैं आज भी समझता हूं कि हमारी अदालतों ने वो रोल नहीं किया जो प्रोएक्टिव करना था। पहला जो फैसला आ गया था ना 30 अप्रैल का इलेक्शन कराने का, चूंकि मैं फैक्ट सारे जानता हूं, इतने किसी को फैक्ट्स नहीं पता। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पहले 10 फरवरी को फैसला दे दिया था कि गवर्नर मुशावरत कर इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन की तारीख दे, नहीं दी। आप अंदाजा तो लगाए ना, बेईमानी देखें। इस निगरान हुकूमत की, जो पुरानी पार्लियामेंट गई है उसकी, पीडीएम की, और तमाम सियासी जमात, और हमारी अदालतें भी किसी हद तक इंस्ट्रूमेंटल रही हैं। वो कैसे? फैसला आ गया, मई में इलेक्शन कराने का कहा, तौहीन अदालत की दरखास्त पे भाई वो बैठ कर इलेक्शन तो कराए ना, क्यों नहीं इलेक्शन कराए? अच्छा, कमाल की बात है। और जब मैं अब ये भी एक तारीखी बात बता रहा हूँ, मैं बाहर था, मैंने वहाँ से मुनीर अहमद एडवोकेट की तरफ से 90 दिन में इलेक्शन कराने की दरखास्त, जितना काम अजहर सिद्दीक ने किया ना इसके लिए, बार बार सदर का दरवाजा। चीफ साहब तो मुनीर अहमद पे बहुत बिल्कुल, जब वो कहा कि मुनीर अहमद अजहर सिद्दीक को फिक्स करना होगा, नहीं वो क्या क्यों करना होगा? मतलब तुमने क्या ऐसी अच्छा वो लंबी काली है। चले मैं साथ इशारा बात बताता जाता हूँ। मैं उस मामले को बड़ा खींच के लेकर गया और सदर पाकिस्तान ने मेरे कहने के ऊपर ही खतो किताबत में 13 सितंबर को लिखा कि 6 नवंबर से पहले 90 दिन हो रहे हैं। और बड़ी ज़बरदस्त हबीब अकरम ने बात कही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील करे कि नहीं हो सकता। और ये किसी ने आज तक सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं सवाल किया कि 3 दिन पहले असम्बलियाँ क्यों तहलील? अच्छा ठीक है, मैं क्योंकि वक्त का मैं तुझसे बहुत सारी, मुझे ये बताओ कि सपोज खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, पत्थर पे लकीर इंतखाबात हो, अल्लाह करे हो, मेरे तुमसे 3 सवाल हैं। पहला सवाल क्या है, जब अगर ये इंतखाबात होते हैं तो इन इंतखाबात का कोई फ़ायदा है कि शफाफियत कोई मानेगा? नंबर 1। दूसरा सवाल ये कि क्या ये इंतखाबात के बाद जो हुकूमत आएगी हम उसे अवामी मैंडेट का हामिल हुकूमत कह सकेंगे? तीसरा सवाल, क्या ये इंतखाबात हो जाते हैं तो हम ये समझेंगे कि सियासी और जमहूरी अमल मुस्तहकम हुआ है? मुख्तसर से मुझे इन तीनों सवालों के जवाब। पहली तो बात है कि इंतखाब आगे इल्तवा करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही छोड़ा हुआ है। अब मुझे पूछना ना क्यों, वो किसी और को भी पता चल जाएगा। अल्लाह ये उनको पता चल जाएगा, लेकिन वो रास्ता मौजूद है, लेकिन उन्हें भी पता होगा, ऐसी तो बात नहीं है ना। मैं एक बता दूं, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वो रोल नहीं प्ले किया। वो जो फैसला है ना, पंचायती फैसला है, और असल में सही नोट जो दिया वो जस्टिस अख्तर मिल्ला ने दिया। दूसरा देखे ना, इलेक्शन जैसे भी हो, आज से 2 साल पहले, 2 साल बाद,
इलेक्शन ये रिग्ड ही होने हैं, ये नोटेड डाउन। यानी तुम कहते हो कि आप कहते हो कि जब भी इलेक्शन होंगे तो वो रिग्ड ही होने हैं। अच्छा, वो शफाफ। ये एक नुक्ता और समझाएं कि कल सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, मैं उनका बड़ा एहतराम, उन्होंने कहा कि मुझे ये शफाफियत नहीं, मुझे स्मूथ इलेक्शन चाहिए। तो क्या मतलब हम खुद ही रास्ता को खोलते हैं कि ये यानी पेन, अच्छा ये देख ना साफ दिखता है ना यह पेन के अंदर, यार देखे ना ये काफी है ना, ये सब ये स्मूथ आ गया ना, ये मैं लिख रहा हूँ ना, तो शफाफियत का ये देखो ना शफाफियत यार, या तो इसमें कोई रंग भर दो तुम, वो क्या है, गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो असल में जब तक चीफ जस्टिस साहब खुद मैदान में निकलेगा नहीं मैं, और वो जो देखें एक बड़ा लेकुना छोड़ दिया है। चल तुम्हारे प्रोग्राम में ब्रेकिंग दे देता हूं, मैंने तीनों इशू पे काम कर लिया है। सेक्शन 57 की मौजूदगी में इलेक्शन आगे जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने खुद रास्ता छोड़ा है। ये मैं तुमसे ना ब्रेक के बाद, क्योंकि बड़ी काम की चीज़ है जी। अजहर सदीक जो हैं वो तो एक और रास्ता दिखा रहे हैं कि ये इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि ये ऑन एयर हो बात के ये पता चले कि जी ये लकोनस का फ़ायदा उठा के इंतखाबात के डिले में क्या हो सकता है, क्योंकि पत्थर पे लकीर है कि इंतखाबात होंगे। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इंतखाबात होंगे और होने चाहिए। अब ये सेनेट और इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत एक पेज पे आ गए और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है एक पेज पे खड़ी है। अब देखते हैं कि काजी फायज ईसा साहब जो काजी भी हैं, नाम के काजी भी हैं, काजुल कज़ा भी हैं, वो कब तक पहरा देंगे और किस सत्ता तक कामयाब होते हैं, क्योंकि हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। इंतखाबात होने चाहिए, जमहूरी अमल आगे बढ़ना चाहिए। जो अजहर सदीक ने कहा कि गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, गुलशन का कारोबार चलते रहना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। और जैसे मैं पहले पोर्शन में हमने अपने प्रोग्राम के बात की कि कोई चीज़ भी ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ क्लैरिटी से सामने नहीं है, हर चीज़ धुंध में लिपटी हुई, शकूक व शुबात के बादल में लिपटी हुई। अब अहलियत केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो महफूज कर लिया है। जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों की ताउमर नाअहली के हवाले से फैसले करने जा रही थी, उसी दौरान नैब ने एक पत्ता खेला और वो 5 साल की सज़ा जो 10 साल से कम होकर आई थी, उन्होंने एक दरख्वास्त दी और वो दरख्वास्त फौरी तौर पे इंटरटेनमेंट हुई और ये तय हो गया कि 10 साल नैब के जो मुलजिम हैं उनके ऊपर जो सज़ा अगर लागू हो जाती है तो नाअहली 10 साल के लिए होगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, लेकिन उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई जवाब जो है हमारे सामने नहीं आ रहा। हमें डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने भी ज्वाइन किया, लेकिन मैं अजहर सदीक से इस पे एक लीगल ओपिनियन लेके फिर मैं डॉक्टर साहिबा की तरफ जाऊँगा। अजहर साहब, यार ये चाय से तूने तो ख़राब कर दिया काम, बताऊँ मैं तुझे। वो कैसे? कोई ज़्यादा तेज़ ना बोल जाए, मैं बड़ी ख़तरनाक चाय है। अच्छा, मैं बता दूँगा तो तुम ये जहन में रखिए कि मेरे पास भी चाय है और ये इतनी ख़तरनाक है। अच्छा पूछ, सवाल पूछ। अच्छा, बात ये है, ये एक अजीब सी एक फिर नई कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि अगर नाअहली ख़त्म होती है तो ये तो इसमें आइन में तरमीम की ज़रूरत है, उसके लिए पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत होगी, मगज़ को बाग में जाने ना दीजो, नाक के नाक खून परवाना, इतना लंबा प्रोसेस कैसे होगा? वो जो गुत्थी सुलझाने वाले पे शेर पढ़ना मैं रहने ही दे यार, तो अगर मैं अच्छा, गुत्थी सुलझाने पे आया ना तो बड़े मसाइल बन जाएंगे। अच्छा, एक बात बताता चलूँ, मैं जो देखे ना, एक जो मैं लंदन में था, फिर ये मुस्लिम नून के बड़े करीबी लोग कहा करते थे कि जस्टिस काजी फाइज आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इम्तहान है हमारे सुप्रीम कोर्ट का कि ये जो इंप्रेशन है ये डिस्पेल करना जरूरी है। 2-3 बातें ऐसी कही उन्होंने कहा कि सर्टन सजा के बाद, सजा 5 साल है, वो जो 5 साल वाली बात कर रहे थे ना, वो नैब ने 10 साल में साबित कर दी, या तो 10 साल सजा है, आप तो 5 साल में कह रहे थे ना। अच्छा, ये टाइमिंग क्या हुई कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जब ये खत्म करने जा रही थी तो नैब को अचानक ऐसे क्या वो, अच्छा, उसके पीछे शरारत है, 2 धारी तलवार है। वो क्या है? वजह कि नैब तो आप पता है इनके हाथों में अपनों में बैठी हुई है, चेयरमैन नैब निकाल दिया गया, नया चेयरमैन नैब आ गया, और वो भी तुम्हारे पुराने में जावेद इकबाल साहब के खिलाफ भी वो खातून का आज बयान रिकॉर्ड देखो, वो सब फ्रॉड और फेक, चले उस पे नहीं बात, हम आगे। लेकिन आपको पता कश्मीरी आ गया ना, कश्मीरी, आपको पता कश्मीरी है इस वक्त चेयरमैन नैब, आपको समझ आना चाहिए। अच्छा, तो ये कोई फर्क होता है कश्मीरी क्या? बड़ा फर्क होता है ना, आपको पता है तो, है ना। नवाज शरीफ कश्मीरी तो नहीं है, आपको शायद नहीं पता इस बात। अच्छा, नहीं, मैं उस पे आओ, पॉइंट पे आओ। अच्छा चले, उस पे आपको पता है अपना प्रोसिक्यूटर जनरल भी हटा दिए गए और प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपनी मर्जी की है।
और जो नैब में जब देखा ना, मैं भी प्रोसिक्यूटर था ना मरियम नवाज में, मुझे हटा दिया, मुझे कहा गया एक डेट ले लो लंबी, और उसके बाद मुझे कहा केस में पेश नहीं होना, नया प्रोसिक्यूटर आ गया, और फिर जो प्रोसिक्यूटर पेश होने थे वो पेश नहीं हुआ नवाज शरीफ में। अब क्या है, दो धारी तलवार क्या है, एक दरबारी तलवार तो यह है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस शुरू हो गए हैं, यह डराना है कि भाई 10 साल की नाली बेटी पड़ी हुई है, आ जाओ मान जाओ, बातें मान जाओ। और दूसरी तरफ यह है कि नवाज शरीफ को भी रखना है, पंजाबी जी कहते हैं कैंटे च रखना है कि भाई ये 10 तुम 5 साल में छोड़ डालते फिर रही हो, ये 10 साल है, अभी नैब के केसेस उसके खिलाफ भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत बड़ा। और जहां तक आर्टिकल 62(1)(f) है, वो मैं जस्टिस काजी फाइज साहब के जो बातें उन्होंने की हैं, वो यानी कायद-ए-आज़म को हल्फ तनकीद बनाना, भी सगेशियस एंड राइटस, क्या पार्लियामेंट को नहीं पता था? ठीक है, इसका मतलब है सच्चा और ईमानदार होना चाहिए, तो ये इसकी सजा उम्र ताहयात नाअहली। मैंने जो बात की थी कि आइन में तरमीम हो, मैं इस हक में हूँ कि तमाम सियासतदानों का एहतसाब इलेक्शन में होना चाहिए। कोई आमिर, कोई डिक्टेटर किसी सियासतदान को नकेल डालने के लिए नैब के ज़रिए और इस तरह के ज़रिए उसे सियासत से आउट ना करे। मियां नवाज शरीफ साहब को भी नहीं आउट किया जाना चाहिए था, उन्हें सियासत का मुकाबला सियासत में होना चाहिए था। तुमने चाय पिलाई हुई है मुझे, हाँ, नहीं इसमें नमक नहीं है, तो खुल के बोल सकता है। अच्छा, तो मेरा सवाल फिर यही कि एक तरफ अगर फर्ज करें कि मियां साहब को रिलीफ मिल जाता, जो नज़र भी आ रहा है, तो दूसरी तरफ जो नए केसेस में इमरान खान के ऊपर 10 साल की नाअहली हो जाती है और इस केस का इत्तलाक उस पर नहीं होगा, तो क्या हम शुरू से कंप्रोमाइज्ड फैसले देते हैं? और क्या हम शुरू से ही शरारती बहुत है? मैं बताऊं तुझे, शरारत में तो इतनी बारीक बात कर गया, बारीक वारदात डाल गया। वैसे बताऊं मैं तुझे, वो तो तू मुझे पता है ना, तेरी तो बारीक वारदात क्या डाल गया, पर मेरे से अब रहा नहीं जाना ना। देखिए एक बात समझनी है। अच्छा, आई एम सॉरी, अगर हुमा साहिबा को ले लूं फिर ले। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरे साथ अजहर सदीक साहब भी हैं। मैं एक सवाल उनसे किया था, मैं चाह रहा था पहले आपसे कर लूं कि देखें रिलीफ मिल जाता है मियां साहब को, जो दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है, चाहे ये एक जुडिशल जिसे कहना चाहिए ना कि आप किसी को वैसे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और कानूनी सकम और मामलात अपनी जगह, मैं भी समझता हूं कि सियासतदानों को मुकाबला सियासत में हराना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप उन पे कोई भी ताज़ीर लगा के आउट कर दें। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल डॉक्टर साहब ये कि मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर ये केस में मियाँ साहब को रिलीफ मिल जाता है और जो नैब ने 10 साल की ले ली है सज़ा का कि जिसको होगी वो 10 साल आउट होगा, तो जो आने वाले केसेस हैं जैसे इमरान खान, ये उन पर इतलाक होगा, तो क्या हम ये समझें कि जो एक्टिविज्म है जुडिशरी के जरिए वो तो जारी है, किसी को सजा किसी को जजा, तो क्या इसका कोई ये आखिर हो क्या रहा है? ये कि मैं समझना चाह रहा हूं कि हो क्या रहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हुए हैं, और जब इन ज़मीनी हक़ाइक़ में बहुत तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही थी, जिसमें अवामी शऊर शामिल है, सोशल मीडिया की ऑप्शन शामिल है, लोगों की ओपिनियन को मजल ना कर, मतलब जो रियासती कंट्रोल है उसमें जो कमज़ोरी आई, मेरा ख्याल है कि जो पॉलिसी मेकर्स थे या लोग जो कॉरिडोर ऑफ पावर्स में अभी भी बैठे हैं, ना तो वो उसका इदराक कर पाए और ना वो उसको फैक्टर इन कर पाए अपनी पॉलिसीज में। तो हम तवातुर के साथ रिपीट देखते हैं उन्हीं चीज़ों का जो 80 और 90 की दिहाई में भी हुआ। लेकिन मसला ये है कि अब इस दिहाई में ये चीज़ें दे आर जस्ट नॉट फ्लाइंग, दे फॉल फ्लैट ऑन द फेस। आपने कागजात नामजदगी एक जमात के सोचिए रिजेक्ट किए, तो दूसरी जमात की तरफ से भी वही सूरत हाल शुरू हो गई। फिर आपने पार्टी अलाइनमेंट शुरू की तो वो भी शुरू हो गई। आपने मतलब ये जो बल्ले की सियासत जिसको हम इस वक्त कह रहे हैं, ये शुरू तो तीर की सियासत से हुई थी ना। ये तो तीर और तलवार की सियासत थी, फिर शेर की सियासत थी, अब ये बल्ले की सियासत बन गई। यानी जो प्ले बुक है वो वही है और जमीनी हक़ाइक़ तब्दील हो गए, बस चेहरे बदल गए ना, वो नहीं मिलते जो एंटिसिपेट किए जाते। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा। देखिए, इस वक्त साउथ एशिया में कोई 7 इलेक्शंस होंगे ऑल ओवर। बांग्लादेश में इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सूरत हाल है। ट्रम्प जो है वो कोलोराडो और वो कोर्ट में केसेस हैं। तो ये एक तो डेमोक्रेसी इज ऑन द बैक फुट।
जो पॉपुलिस्ट हैं, जो एंटी डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन पॉपुलेशन या लोगों में उनका वजूद जड़ पकड़ जाता है, उनकी सोच जड़ पकड़ जाती है, चाहे वो जमहूरी हो या ना हो। फिर उनको अगर स्टैब्लिशमेंट बचाना चाहे या डीप स्टेट बचाना चाहे तो वो सब नहीं कर पाती। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। ख्याल है कि जमीनी हकायक इतनी तेजी से तब्दील हुए कि जो लोग चीजें चलाते थे उनके पास अब वो नई प्लेबुक ही नहीं है कि ये चलाया कैसे। ठीक है, ठीक है, फंस गए। मैं तो माजरत के साथ ये गुजारिश करूँ डॉक्टर साहब, ये आप देखिए पाकिस्तान की सियासत तो इस वक्त एक पॉलिटिकल सर्कस है। बिल्कुल ठीक, ये बल्ला कोर्ट में जाएगा। चीफ साहब का जो रेफरेंस वाला इशू है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं जो पिछले 4-5 दिन से समाअत देखी, लाइव समाअत देखी, मैं तो कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये नोट किया कि अगर वो अदालत में, इस अदालत में असम जफर भी पेश आ जाते हैं, एतजाज हसन आ जाते हैं, शरीफुद्दीन पीरजादा आ जाते हैं, यार तो ए के बरोई साहब पेश हो जाते हैं, तो उनको तो लाल बत्ती के टेक्निकल नहीं। एक बात जो समझ नहीं, लेकिन सर होला बोली, तेरी मेहरबानी है। अच्छा, मैं थोड़ा जा होला ही बोलना यार, थोड़ा जा बोला था। चाय बोल यार है तू, चाय पियाई है, चाय दा कुछ थोड़ा जाते बनो। अच्छा नहीं, लेकिन जरा होला बोली। चलो होला ही बोल लेना। देखिए एक बात सार जो समझने वाली बात है, बड़ी तकलीफ से बात है। आप जो कह रहे हैं ना कि वोट की ताकत से, वोट की ताकत आप यूके में तो ठीक है, अमेरिका में तो ठीक है कि वहां जो बंदा वोट डालता है वही वोट निकलता है, वहां तो ठीक है। पाकिस्तान में तो कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है यार। अजहर सिद्दीकी के वोट की अहमियत कोई नहीं है, याद रखिए। ना करो यार ऐसे, आप तो हिन कर रहे हो वोट की यार। 24 करोड़ लोग हैं, आजाद लोग हैं, शहरी हमारे। बात सुनो, रियासत पाकिस्तान उन्हें तहफुज दे रही है वोट का। मैं जो कि गवाह हूं आज से ना तकरीबन को 30 साल पहले का, जब मैं मेरा ख्याल है मैं लॉ का स्टूडेंट था, तो मुझे भक्कर जाना हुआ था। मैंने भक्कर में एक इलेक्शन अपने सामने देखे हुए। रात को जो रिजल्ट कमिश्नर ऑफिस में तैयार हुआ था, सुबह वही रिजल्ट था। ये ना छोड़ो, यानी 30 साल पहले भी मैं और क्या बता रहा हूं तुम्हारे सामने। यानी इमरान खान ने आके कम से कम उस फिलॉसफी को बदलने की कोशिश यार। आप ये कहते हो 15 जनवरी से पहले इमरान खान बाहर होगा, तो बड़े अजीबो गरीब तुम। अच्छा, क्या कोई सन्यासी बाबा कोई तुम्हारे कोई मतलब क्या तुम हो? देखिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी कुछ चिड़िया रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, वो मेरे सेठी साहब की चिड़िया सब मेरे पास आ रही है। चले मैं जो असल बात करना चाहता हूँ कि यहाँ जो वोट की ताकत वाला बात, ये सोसाइटल वैल्यूज पूरी दुनिया के अंदर है। 62 और 63 का म्यार, यानी अब यूके में कोई बेईमान आदमी बन सकता है पार्लियामेंटेरियन? नहीं बन सकता। ये पाकिस्तान है या लुटेरा, यानी एक बंदा बाहर सजा याफ्ता बंदा है, उसको बाहर उठाकर सिस्टम लाता है, सिस्टम लाके उसको बिठा रहा है, एक दफा नहीं 2 दफा नहीं। आप अंदाजा तो लगाए ना क्या मजाक हो रहा है? जहां वोट की ताकत कहां है? यहाँ ये फैसला अब करना है। नहीं, इमरान खान 15 जनवरी तक कैसे बाहर आएगा? तो इतना बड़ा दावा कर दिया। अब देखो क्या हुआ, पार्लियामेंट से करारदाद जो है ना, ये क्यों है? इमरान खान बाहर आ रहा है ना, इलेक्शन मुलतवी कराए जाए ना। समझा गया नहीं बात को? क्यों? इसके साथ इसका एक खबर हो तूने पढ़ी नहीं है? गब्बर इज बैक। एक खबर नहीं, तूने खबर पढ़ी नहीं? जनाब वो निगरान काबीना ने कहा कि 9 मई के मुहर्रका देखने के लिए बात को समझे आप जरा, यानी वो समझ नहीं आ रहा, समझ आ रही है कि अदालतों से नहीं पकड़ा जाएगा। तो अब उनको कैसे पकड़ रहा है, कंटेल कैसे कर रहा है? ये देखो नैब के जितने भी केसेस है ना, सारे 190 मिलियन जीरो है रद्दी की टोकरी में। इससे घटिया तरीन केस नहीं हो सकता। अलकादर ट्रस्ट केस उठाकर देखे, तोशा खान, चूंकि तोशा खान अजहर सिद्दीकी जो 1990 से अब तक का रिकॉर्ड सामने लेकर आ गया, तो है कुछ नहीं। मैं हकायक पे बात कर रहा हूं। मैं अदालतों के मिजाज बाहर कैसे आएगा अदालत? तो देखिए मैं बताऊं, अगर अदालतें डंडी मारेंगी तो फिर नहीं आएगा, लेकिन मैं बता दूं मेरी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक इमरान खान आ जाएगा। 9 मई के वाकई में इमरान खान तो बहरहाल है नहीं। अब ये कमेटी क्यों बनाई है इमरान खान को? यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को पकड़ा ना, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं मिल रही उनको। अब समझ नहीं आ रही को करना क्या। तो इसलिए कोशिश उनकी यही है कि अगर इमरान खान जेल में रहे या बाहर आए, इलेक्शन अगर हो गए ना तो वो मर जाएंगे। तो इसलिए अब कोशिश क्या हो रही है उनको कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान को मजीद इन्वॉल्व किया जाए, मजीद एंगेज किया जाए। इमरान खान को भी चाहिए सुलह कर ले और मामला सुलह। देखिए मैं बताऊं आपको, वो एक कदम पीछे चला जाए। एक एसार अच्छा हो गया। नवाज शरीफ साहब ने भी तो किया ना, खुदा ना करना यार। मुझे एक और सच, मैं सच बुलवा दूं, 2016 में जब मैं पनामा वाला मामला मैं देख रहा था ना, तो मुझे आज भी याद है, हाईकोर्ट गेट में एक बंदे ने रोका था, नाम नहीं बताना उसने कहा तू क्या छलांगे मारता फिर रहा है? वो मैं भाई ये जनरल बाजवारा पता नहीं क्या कर जाएंगे। वो कहता भाई ये नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। नवाज शरीफ तो हमेशा से लाडला चहेता है इस सिस्टम का, उसको निकाल के ले जाते हैं वापस ले। इमरान खान उसमें फिट ऑन नहीं हो रहा। इमरान खान सुलह कर, इमरान खान की कोई जाती लड़ाई किसी के साथ बाहर चला जाए यार थोड़े दिनों के लिए। ये तू बात अब जो कर रहा है ना,
इमरान खान जो है ना वो नवाज शरीफ ना बनाओ यार, खुदा रहा। अच्छा ना बनाओ अच्छा यार। ठीक है, ये बताओ, ये कोई तुम ऐसी मिसाल पाकिस्तान में मौजूद है कि वकला ने या उन्होंने कहा हो कि जी हमें इस जज पे एतबार नहीं है, तो वो उसने अपने आप को वो पीछे चला गया हो? पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल तो नहीं है ना। अब काजी साहब के हवाले से हो सैयद मंसूर अली शाह थे, जैसे अच्छा? जवाद हसन के पास दरखास्त आई, उन्होंने कहा मेरे रिश्तेदार है, मैं पीछे हूं। उसके बाद तो ये मिसाल कायम करने की कोशिश ही नहीं की। आप अंदाजा लगाएं, इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है। जस्टिस काजी फायजीसा जिस तरह की जबान इस्तेमाल होती रही है, जिस तरह वो बात करते रहे, अगर याद हो आपको तो बिंदियाल साहब के ऊपर भी तो इस तरह की बात आती लेकिन है, मैं यार वो बताऊं पीछे नहीं हुए। ना मैं वो बताऊं, वो बहुत बड़े किरदार के मालिक जजेस थे, वो क्या बात थी, आप अंदाजा वैसे लगाएं। जजेस को सुनना चाहिए ऐसे केसेस बिल्कुल जिसमें नहीं सुनना आप चाहिए। ये अदम एतमाद कर दिया जाए। जस्टिस काजी फायजीसा की जात के अपने हवाले से क्या थे, उनके बारे में कोर्ट का वर्डिक्ट है कि वो केस ना सुने, उन्हें तो खुद चाहिए ऐसे केसेस से अपने आप को अच्छा, पीछे मैं अब रखें। एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैंने पूछना है कि भला चल चाय सकेगा? बदलो, चाय हाँ, को- चाय भी चाय को ठंडी ला रहा है? नहीं गर्म चाय होगी, अच्छा, गर्म लेकिन ही ये मुझे होगी। मैंने पूछना है कि ये जो भल्ला है, अब भल्ला ना मिले यार, वो आप किसी और पे इंतखाब लड़ लें, आप भी तो अड़गे हो ना यार। आपको क्यों होना चाहिए? बल्ला हमारा बल्ला भाई, बल्ला एक सबके ब्रेक बल्ले लेते हैं। बल्ले। ब्रेक पे फिर बात करते हैं कि ये जो बल्ला है आखिर ये मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और अगर नहीं भी मिलता तो अगर नज़रिया मजबूत हो तो निशान से क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों के दिलों में निशान होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं फिर आते हैं। वेलकम बैक। आज़ा साहब, ये क्या गीदड़ सिंगी है कि बल्ला एक मसला ही बन के रह गया है? इस असल गेम क्या है? क्यों बल्ला ना भी मिले तो इलेक्शन तो हो सकता है पीटीआई के लिए, क्या ये प्रॉब्लम चाय है? में तूने को मिलावट कर दी है, मैं एक ऊँट लिया है, तो मुझे अब थोड़ा सा अगर मैं जादू है। यार कोई चक्कर तूने को किया, मैं बताऊंगा जादू- आपको। ये अच्छा ये जादू। तूने बड़ी जबरदस्त बात की है, अब इस चाय का भी असर होगा, मैं हाँ, बताऊं। ठीक। देखो, बल्ला मेरा राइट है, मेरा अच्छा। हक है। क्यों हक है? हाँ, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 17। इसार साहब, बड़ा दुख और अफसोस होता है हमारे यहाँ सियासी जमातें, मैं बताऊं आपको, सियासी बलूगत नहीं आई। बुरा लगेगा सियासी जमातों को। एक सियासी जमात को दीवार के साथ आप लगा रहे हो, मुझे ये बताएं। आपने भी तो सेनेट में उन्हें लगाया था यार, उन्होंने आज़ाद लड़े थे। मैं फिर बताऊं आपको, वो फर्क है, वो फर्क है। क्या हुआ कि नवाज शरीफ एक पार्टी का चेयरमैन था, वो डिस्क्वालीफाई हुआ। इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह वो इस वजह से रखा था, ये थी था। ये क्या हो रहा है? एक इलेक्शन कमीशन पहले दिन से क्या कर रहा है, जरा समझिएगा। इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले दिन क्या किया? प्रॉपर्टी फंडिंग केस, मैं जाता रहा उसमें, तोशाखाना से तोहिन इलेक्शन कमीशन, तोहिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बल्ला। फिर सियासी जमात को पाबंदी। अच्छा किसी सियासी जमात को आउट कर रहे हैं ना, आर्टिकल 17 है, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के अलावा नहीं निकाल सकते, तो बल्ला की लोग अभी तो तुम कौन होते हो बल्ला लेने वाले? इलेक्शन कमीशन कौन है बल्ला लेने वाला? तुमने इंटर पार्टी इलेक्शन सही नहीं कराए। देखिए, हम इंटर पार्टी इलेक्शन का, यानी वो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन करा नहीं सकता, उसको हमारे इलेक्शन की फिक्र पड़ गई है। और पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन कराओ बैठ कर, तो बैठ कर यार देखो। और दूसरा देखो इसार, बड़ी जबरदस्त बात बताऊं। मैं बाहर के मुल्कों में मैं गया हूं ना, तो वहां निशान नहीं है, वहां शख्सियत है, नाम। यहाँ हमारे यहाँ आम बंदे का तो लोग जानता ही नहीं है ना, यहाँ तो पार्टी को जानता। अनपढ़ लोग है ना, यहाँ अनपढ़ लोग हैं बहुत से इलाकों में। तो अब दूसरा बात है, अगर सिद्दीक बल्ला चाहता, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना, ओ भाई मैं बल्ला चाहता हूँ यार, तुम कौन हो इलेक्शन में बल्ला लेने वाले? तो अब तुम वोटर हो, अगर वैसे मैं कह रहा हूँ तुम वोटर हो, तो तुम चाहते हो बल्ले को वोट डालना है। बल्ला क्यों? इमरान खान की निशानी है वो। जब इमरान खान भी एक लीडर ने एक नजरिए के तहत अपना एक सिंबल चूज किया, तुम लोग कौन होते हो? यानी क्या है, यानी उन्होंने एक्चुअली क्या किया है? अगली बात, खतरनाक बात बता दूं, सिर्फ खाली बल्ला नहीं है, उसकी जगह कोई और वो मैं और सिंबल नहीं मैं ले सकता। अगर मैं सिंबल नहीं लेता तो मैं मखसूस कैसे लूंगा? पार्टी ने भी तो इलेक्शन तीर के वो बगैर, अच्छा किया तुमने सवाल, जो कि मैं तलवार के बगैर लड़ा था। देखिए वहां फर्क क्या है। वहां तीर पे फटे आए बहुत जरा पार्टी के ऊपर, तो उस वजह से सॉरी कमान की बजाय तलवार की बजाय वो फिर आ गया तीर। अब तीर ये यानी क्या हुआ? इंतखाब मिल गया। यहाँ कोई इंतखाबी निशान नहीं मिलना। मैं फिर बताता चलूं आपको, ये गलत राय है। मेरे उस्ताद मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब ओहो माशाल्लाह, जरा इनसे पूछिएगा, मुझे मेरा सलाम कहिएगा, इनसे पूछिएगा कोई और निशान ले सकता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर अजहर सदीक साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में। सर एक सवाल मैंने आपसे पूछना था, ये सारी कानूनी और ये वो, इससे मैं निकल के, क्योंकि आप से मैं एक रहनुमाई चाह रहा हूँ कि सर क्या ये जो इंतखाबात हैं होते हैं, तो जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं सर, को उसका हल निकल आएगा इंतखाबात से? अगर आप मुझे यकीन दिला देंगे अगर इंतखाबात ना हो तो तब मसाइल का हल निकल आएगा।
तो फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। नहीं सर, मैं तो खड़ा हूं इंतखाब के साथ सर, कि मैं समझता हूं कि इंतखाबात के बाद जो भी आएगा बहरहाल वो एक मैंडेट तो लेके आएगा। मैं तो इस पे खड़ा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि इंतखाबात से मसाइल का हल नहीं निकलेगा, वो ये बता दें कि मसाइल का हल कैसे निकलेगा। सही सही। देखिए, इंतखाबात मसाइल का हल कम निकले, ज्यादा निकले, ना निकले, ये एक अलग बहस है। और इंतखाबात आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है सर, उसका तकाजा है बुनियादी। इंतखाब के जरिए वो हुकूमत कायम होनी है जिसने मुल्क का निजाम चलाना है। सही। इसलिए ये बहसियत पाकिस्तानी आप पर लाजिम है, फर्ज है कि इंतखाबात हों और उनके नतीजे में हुकूमत कायम हो। बिल्कुल ठीक सर। लेकिन सर मेरा सवाल, मैं आपसे ये जरा रहनुमाई चाह रहा हूँ कि इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी इदारों को काम करना चाहिए, ताकि जब इंतखाबात हो जाएं तो अवाम इस बात को समझे कि हाँ यही वो लोग हैं जिनको हमने वोट दिया है, या ये समझा जाए कि ये तो को गड़बड़ हो गई माजी की तरह। देखिए, इंतखाबात में लोग जिनको वोट देंगे वही इख्तिदार संभालेंगे। सही। ऐसा मुमकिन नहीं है इंतखाब के लोग 10 आदमी किसी के साथ ना हो तो डब्बे से 100 बरामद कर लें। 19-20 का कोई फर्क हो सकता है, एक आध का फर्क हो सकता है, इस तरह तो नहीं होता ना। और इंतखाब के दिन जो है इस तरह की धांधली का कोई तस्वुर नहीं है। इसलिए मेरा तो इलेक्शन कराएंगे। नहीं सर, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो संदूकड़ी से वोट निकलेगा उसको तो चैलेंज नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है और पीटीआई को ऐसा लग रहा है कि इसे निकाल के दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाए, तो क्या फिर इसके बाद इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी और उसकी शफाफियत जो है उस पर उंगलियां नहीं उठेंगी, और जो रिजल्ट आएंगे क्या वो क्रेडिबल होंगे और जमहूरियत मुस्तहकम हो सकेगी? देखिए, माहौल में क्या है, एक कानून के मुताबिक काम हो रहा है। अब पीटीआई के जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे उनमें से बहुत से कागजात जो है वो कबूल हो रहे हैं, उनकी अपीलें मंजूर हो रही हैं, एक प्रोसेस जारी है, उनकी दरखास्तें अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, उनका फैसला होता जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। तो एक बस आखिरी सवाल आपसे मैंने कहना था, क्या आप समझते हैं कि सर मियां नवाज शरीफ साहब, जैसा कि दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है कि सारी चॉइस उनकी तरफ जारी है, तो सर उनकी भी कोई प्लानिंग तो होगी ना आने वाले चैलेंजेस के लिए, क्योंकि अभी तक उनकी जानिब से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिससे ये समझ आ सके कि वो इन मुश्किलात और चैलेंजेस के लिए कोई तैयारी करके बैठे। देखिए, वो अभी अपने उम्मीदवार जो है चुन रहे हैं, उनके रोजाना इजलास हो रहा है पार्लिमानी बोर्ड का, उसके बाद उनका इंतखाबी मंशूर आएगा और उसके बाद वो इंतखाबी मुहिम पर निकलेंगे। तो अब ये तो फिर लोग जो है, और इसी तरह मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और इसी तरीके से तैयारी होगी और मामला आगे बढ़ेगा। सर बस एक और आई एम सॉरी सवाल आपसे कि ये जो अहलियत वाला मामला है, हम भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि सियासतदानों को इस तरह की नाअहलियों से निकाल के बाहर करना को अच्छा मुफीद नहीं है। लेकिन सर जो नज़र आ रहा है वो ये कि मियाँ साहब अहल हो जाएंगे और इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, ये आम आदमी को भी समझ आ रहा है, इदारों के भी एटीट्यूड से लग रहा है। तो क्या ये भी कोई इस जमहूरियत की खिदमत हो सकेगी सर इस तरह से, ये कि हम वही पुरानी रविश पे चल रहे हैं? पहली दफ़ा हो रहा है इस मुल्क में जो आपको इतनी परेशानी हो रही है। अदालतों के अंदर मुकदमात हैं, अपने मुकदमे लड़ने चाहिए, अपनी अहलियत साबित करनी चाहिए। जो आपने इस मुल्क में रवायात कायम की हैं, जिनको आगे बढ़ाया है, जिन सिक्कों में आपने लोगों से डील किया है, उन्हीं सिक्कों में अब आपसे डील किया जा रहा है, तो आप इसमें हौसला हारने की क्या बात है? सर यानी कि यही रखना चाहिए यकीन के काम करें, अपने मुकदमे लड़े। इससे पहले कि आप हमारी तारीख से आप वाकिफ नहीं है, तो अगर तारीख बार बार दोहराती है अपने आप को, तो उसमें ये सिर्फ उसको रोकना या उसको बदलना ये अहले सियासत की जिम्मेदारी नहीं है। जो बारी बारी विक्टिम बनते हैं और शिकायतें करते हैं, फिर जब उनके हाथ में इख्तियार आता है तो फिर वो दूसरों के साथ क्या सलूक करते हैं। बिल्कुल ठीक सर। नजर के किसके साथ क्या हो रहा है और किसके साथ क्या होगा,
लोगों को उनका हक मिलना चाहिए वोट डालने का और अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने का। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आज़ाद साहब, शामी साहब जो कह रहे हैं कि भाई माजी में आपने बुराई की, अब वो आपको फेस करनी पड़ेगी, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? लेकिन मुझे शामी साहब बहुत एक मुतब्बर शख्सियत है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरा उनके साथ बड़ा प्यार है। यही तो सोच है जो बदलने नहीं दे रही सिस्टम को। क्या मतलब? हम यही कही जा रहे हैं, वो कर रहा था, उसने किया, खुदारा कहीं रोकना है ना, कब रोकना है? इस वक्त मुल्क में मार्शला नहीं था, इस वक्त मुल्क में जमहूरियत नाम की एक कोई छोटी सी कीड़ी थी, छोटी सी, हाँ मामूली सी ना, लेकिन वो काट ले तो वो बहुत बुरी तरह काट लेकिन वो हाथी काबू नहीं आ रहा ना उसके, ना नाक में चली गई ना हाथी के, जिस दिन भी जमहूरियत। बस वो ये अब बारीक बात है, ये वो जो कीड़ी थी ना, ये उस कीड़ी को नाक तक पहुंचने नहीं दे रहे। अच्छा। हमारे कई, मैं ये नहीं कह रहा, हमारे कई जो है ना मुदब्बर अपने जो फिलोसफर है, शामी साहब ये कह रहे हैं कि भाई जमहूरी निज़ाम चलते रहना चाहिए। मेरी बात सुने, अजहर सिद्दीक ने 5 जून को एक बात की थी लंदन में बैठ के कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। आज देखिए, मैं आज भी समझता हूं कि 9 मई वाले वाकये से आगे निकले हम, जनरल एमनेस्टी दें कौम को देखे, कौम फिर एक एनआरओ दे। एनआरओ नहीं है, मैं फिर बताता चलूं, आप इसको एनआरओ कह रहे हैं, आपने देना आम आदमी सबको माफ कर दें। फिर मैं साहब आपको बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान तरीके गदा सब बराबर कर दें। मैं फिर बताना चलूं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, यानी ये एक लंबी कहानी है, अगर खुदा ना खासा उस तरफ चलेगी ना तो बड़े हालात खराब होने हैं, इस मुल्क को जोड़े नहीं। क्या मतलब तुम्हारा, क्या अब क्या करें? मैं उससे पहले एक बात मैं आप कर लूं, फिर उसको मैं साथ जोड़ूंगा। आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बराह रास्त कोई सबूत आया? कोई आ जाएगा अदालतों में, वो जब आएगा तब की बात है ना। तो अब सारी सियासी जमातें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कॉर्नर क्यों करना चाहती हैं? इसका मतलब क्या है कि वो खुद ये रवायत जिंदा रखना चाहती हैं, वो खुद किसी तीसरे फर्द के सामने होने में। तहरीक इंसाफ ने भी तो यही किया ना। नहीं, अब देखिए मैं फिर बताऊं, तहरीक इंसाफ ने जितना तहरीक इंसाफ ने सह लिया, बताया ना कि सियासी जमातें ने सह इस तरह। तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 सालों में जो कुर्बानियां दे दी हैं, जो दिखते हैं मुसीबतें परेशानियां ले करते हमला आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया जी, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक इंक्वायरी ना आप अभी जुडिशल कमीशन बनाए थे, कोई नहीं बनाया जुडिशल कमीशन आपने। मैं आपको हल बता रहा हूं, हल ये है तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों, मिसाके पाकिस्तान करें, मिसाके जमहूरियत नहीं, मिसाके जमहूरियत तबाही है इस मुल्क की। मिसाके पाकिस्तान इकट्ठे हो और बैठकर तय करे कि हमने किसी ताले आजमा का साथ नहीं देना। ठीक है, जरा एहतियात से मुझे जवाब देना, जरा ज्यादा जज्बाती और वो नहीं होना, एंग्री यंग मैन नहीं बनना, यार वो आ जाएगी, लेकिन एहतियात रखना। क्या काजी साहब इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में हैं कि वो चाहें तो हमेशा के लिए पाकिस्तान की जमहूरी रवायात की समत सीधी कर दें, और ना चाहें तो फिर जो पीछे से चलता आ रहा है गंद वो उसी तरह चलता रहे? देखिए, कहीं तो कोई तो खड़ा होगा। ये एक गोल्डन पीरियड है। मैं लॉयर्स मूवमेंट का हिस्सा रहा हूं। वोकला मूवमेंट के मकसद 2 थे, जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाना, और जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी तारीख में जो वो काम वो एक जनरल के तौर पर करके शायद उस तरह के बहुत से लोग ना कर सके हों। मुझे तो उनका मार्शाल्लाह बड़ा गोल्डन लगता है आज का दौर देख के। देखना बात, दूसरी बात उसके साथ जजेस मर्जी के भर्ती कर गए, और ये अब जजेस दो बातें हैं, मैं पैक का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। इन जजेस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बचाने की, बका को, इस मुल्क में आम आदमी को वापस ग्राउंड पे लाने की। पाकिस्तान का एजेंडा समझ आ गया, करप्शन कोई नहीं है, किसी ने करप्शन कोई चक्कर ही नहीं है, ये सारे सियासतदान इस पर आप इकट्ठे हो गए हुए हैं कि करप्शन कोई बला नहीं है। पाकिस्तान तो बचाओ, पाकिस्तान के साथ उसकी आवाम को बचाओ, इस मुल्क की तालीम कैसे लेके जानी है, इस मुल्क के मसाइल कैसे हल करने हैं, किसी के पास कोई एजेंडा नहीं। माजरत के साथ बुरा, यानी 17 माह में जो नहीं कर सका पीडीएम, वो आगे क्या करेगा? आगे नवाज शरीफ क्या ले गया? और 85 का प्रोजेक्ट जिस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है वो क्या करेगा? यहां एक इमरान खान का एक ऐसी शख्सियत है जो नौजवान नस्ल को लेकर चल रहा है, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट रहे और वो आगे लेकर चले, और लेवल प्लेइंग फील्ड, आप यार फील्डिंग नहीं मिल रही, आप सिर्फ यहाँ इकट्ठे होकर ना तय कर लें कि इस मुल्क की सिमत का तयन क्या है। एक 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी बना लें, कोई तालीम की एक पॉलिसी सेट आउट कर लें, और इलेक्शन साफ जवाब होने दें, जो भी आ रहा है उसको आने दें। ये मत खींचे, ये बैठ गए बेवकूफ बनाने के लिए 9 मई 28 मई बेवकूफ बनाते ना फिर सारे निजाम के अंदर। ठीक है, आखिरी सवाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सेनेट में करारदाद पेश हुई, ठीक है,
फिर बल्ला अभी तक लटका हुआ है, अहलियत वाला इशू लटका हुआ है। ये सब चीज़ें लटकी हुई क्यों हैं? कौन है जो इन्हें लटका के क्या करना चाह रहा है? क्यों ये एक एम्बिग्युइटी एक वो पैदा हो रही है? क्या ये जो निगरान हुकूमत है ये चाहती है कि ये सिस्टम चलता रहे और उनके मौज मेला लगा रहे और किसी तरह इलेक्शन आगे पीछे हो जाए? क्या निगरान हुकूमत वर्सेस काजी फायज ईसा को टकराव देख रहे हो आप? देखिए, निगरान हुकूमत को ये यकीन दहानी और शोटी कराएगी कि आप 90 दिन के लिए नहीं है। वो तो निगरान का नाम लिखना नहीं चाहते थे, वो तो वजीर आला लिखते थे। क्या मतलब? हाँ, मोहसिन नकवी वजीर आला लिखते थे भाई है? फिर जो आपके निगरान वजीर आजम बैठे हुए हैं, ये बात जहां जहां गए हैं वो अपने आप को वजीर आजम कहते थे। निगरान का किसी लफ्ज का गुस्सा बांधते थे इस बात का, और वो कहते फिर रहे हैं कि जनाब हम कोई 90 दिन के लिए नहीं आए, हम या अपनी मर्जी से रहेंगे, जब तक रहेंगे हम ही रहेंगे। ये सोचना तो उन सियासतदानों को है। अच्छा, तो खुदारा ये तुम 90 दिन के चक्कर में बेवकूफ बनाकर आपने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। ये तो तुमने बड़ी बात, मैं तो परेशान हूं तुम्हारी बात। यार अंदर की देखो, अंदर का गेम प्लान आप देख लीजिएगा। मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ। क्या अगर सियासी जमातों ने अभी भी होश के नाखून ना लिए, इलेक्शन 8 फरवरी से आगे ना जाने दें, अगर चले गए तो फिर इनके हाथ से गेम निकल गई। ये नोटेड डाउन करिए, आज नोट कर लो बात। अगली बात लंबे अरसे के लिए मैं आपको लिख के दे देता हूं, अगर कहते हो तुम ये, फिर इनके हाथ से बात निकल गई और फिर बहुत पछताएंगे ये सारे, इनको जगह नहीं मिलेगी। लेकिन वो वजह क्या है कि निगरान हुकूमत नून लीग के लिए अपनी मर्जी की बैठी है। ये बाकी 13 सियासी जमातों को सोचना है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या कोई और जमातें हैं। मुस्लिम लीग नून को तो इसलिए एडवांटेज है कि उनकी मर्जी के गवर्नर, वजीर आला, ब्यूरोक्रेसी, सारे का सारा निज़ाम उनके लिए बिछा बैठा हुआ है। कौम के लिए सोचे, खुदारा जातियात से निकल जाएं। 2 बातें हैं, रिज्क और इज्जत रब के हाथ में है। इमरान खान का यही एक नजरिया ले लो तो तुम पकड़े नहीं जाओगे। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फिर अभी इसके बाद होगा। नाज़रीन, आज मैंने कोशिश तो यही की कि इस हफ्ते जो बहुत सारे ऐसे वाक़यात जिनके लिए आम आदमी सोचता है कि अब क्या होगा और ये क्या हो रहा है, मैंने उसका जवाब तलाश करने की कोशिश की। उम्मीद है कि कोई जवाब बहरहाल मिला होगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने अभी एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि अदलिया पे आम लोगों का एतमाद बहाल होना बहुत ज़रूरी है। एतमाद बहाल होने के लिए बड़ी लंबी एक स्ट्रगल और कुर्बानी की ज़रूरत है, जिसमें अपनी अनाओं और ज़ाती अनात से बाहर निकल के और माजी के चपकलिश से बाहर निकल के अदल पे खड़े होकर फैसला करने की ज़रूरत है। क्योंकि पूरे 24 करोड़ लोग इस बात के मुतलाशी हैं कि कोई एक तो आए जो उनके दुखों का मदावा कर सके, कोई एक तो ऐसा है जो पाकिस्तान को उस निशात सानिया की तरफ ले जाए जिसका ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था। लेकिन मौजूदा हालात में तो ऐसा लगता है कि सब कुछ धुंध में लिपटा हुआ है और इस धुंध में अंधाधुंध पता नहीं कौन सा धंधा करता फिर रहा है। वक्त आने पे वो चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे। मैं अगले प्रोग्राम में कोशिश करूँगा कि उन पर भी थोड़ा थोड़ा रोशनी डाली जाए। अपना ख्याल रखिएगा। इसारा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।